ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग फीमेल लीड और गरीब गर्ल छोयन को देखते हैं। कुछ टाइम पहले वो बाई मिस्टेक एक्सीडेंटली किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी थी। एक तो वो अपनी गरीबी से ही परेशान नहीं थी, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। उसके पास तो 10,000 युआन एबॉर्शन के लिए भी नहीं थे। वो चिकन शॉप में काम किया करती थी, चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया करती थी। बट अब छोयन क्या करेगी, उसके पास तो एबॉर्शन के लिए भी पैसे नहीं हैं। ना ही वो इस इंसान को जानती थी जिससे कि वो पैसे डिमांड कर सके, क्योंकि गलती तो उस लड़की की ही थी। उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ गया था। छोयन रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां पर कि जो मैनेजर था वो कहता है, हमारा इंपॉर्टेंट गेस्ट वापस से तुम्हारे हाथों का बना हुआ चिकन खाना चाहता है, क्योंकि उसे तुम्हारे हाथों का चिकन बहुत ही पसंद आया है। छोयन को वैसे तो देर हो रहा था, लेकिन वो मैनेजर के कहने पर और अच्छे पैसे मिलने पर उसके लिए चिकन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कहानी के हीरो ई सिंह को देखते हैं। जिस लड़की के साथ वो नाइट स्पेंड किया था 1 महीने पहले, वो उसे ढूंढ रहा था। उसके दोस्तों को भी ये बात पता था, लेकिन उसे वो लड़की मिल ही नहीं रही थी। ई सिंह यहाँ पर एक बार आया था तो उसे यहाँ का चिकन बहुत पसंद आया था। दैट्स में वो दोबारा यहाँ खाने आया था। जब छोयन उस कमरे के बाहर से गुजर रही थी तब वो ई सिंह को देखती है। उसे देखते ही पहचान जाती है, ये तो वही इंसान है जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। अब छोयन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। मैनेजर उसे रोक रहा था, तब ई सिंह यहाँ पर आ जाता है। ई सिंह जब छोयन को देखता है, उसे एक पल को ऐसा लगता है कि ये तो वही लड़की है जो कि मेरे साथ इंटीमेट हुई थी। वो उसे रोक करके इस बारे में पूछने का कोशिश कर रहा था, लेकिन छोयन यहाँ से भागने का कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसका हेयर यहाँ पर ओपन होता है। ई सिंह को याद आता है, अरे नहीं, उस लड़की के तो बाल बड़े थे। शायद मैं ही यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो रहा हूँ, छोयन को कोई और गर्ल समझ रहा हूँ। छोयन ने यहाँ पर जानबूझ करके अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया था। यहाँ पर अब छोयन को याद आता है कि ई सिंह वही बंदा है, तो क्यों ना वो उससे पैसे का डिमांड करे। अब उसने उसे धक्का दिया है, नीचे गिरी है, उसे चोट लगा है, तो वो पैसे की डिमांड करने लगती है। ई सिंह हंसने लगता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ के भी लोग पैसे एक्सटॉर्शन करने में इतने चालाक हो गए हैं। छोयन यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे पैसे की ज़रूरत है, अब उसे पैसे दे दे। अब ई सिंह यहाँ पर उस पर तरस खाते हुए थोड़े पैसे तो दे देता है, लेकिन वो छोयन से पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो चुका था। वो वहाँ से चला जाता है। मैनेजर भी छोयन को डांट लगाता है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी, अब क्या हो गया है तुम्हें। छोयन क्या ही बताए कि उसे अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि छोयन इस शहर में अपनी इकलौती दोस्त लिली को सारी बातें बता रही थी। लिली असल में बहुत ही बदमाश थी और उसी ने छोयन को क्लब ओनर का पैसा उधार चुकाने के लिए भेजा था वहाँ पर, ताकि वो उस अमीर इंसान के साथ इंटीमेट हो और उसे पैसे मिले। लेकिन छोयन गलती से किसी और के साथ इंटीमेट हो चुकी थी। छोयन उसे पूरी स्टोरी बताती है, जिससे कि लिली को स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट मिल पाता है। साथ ही में यहाँ पर वो उसे उसका एक सामान जो कि छोयन ले ली थी वो उसे दिखाती है, और यहाँ पर ये देखते ही लिली समझ जाती है ये किसी अमीर इंसान का है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है। अब लिली ये सोचती है कि वो वापस से क्लब जाएगी, उस अमीर इंसान को ये कहेगी कि वो गर्ल है जिसके साथ कि वो इंटीमेट हुआ था, बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और वो अपना उधार चुका पाएगी। छोयन बेचारी इनोसेंट सी भोली भाली सी, उसे तो ऐसा लग रहा था कि लिली उसकी अच्छी दोस्त है और वो उसका इतना केयर करती है। उसे क्या पता कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। छोयन के जाने के बाद लिली उस रात पहने गई छोयन के ड्रेस को पहनती है और क्लब में पहुंच जाती है, जहां पर कि ई सिंह के दोस्त उसी गर्ल के बारे में आपस में बात कर रहे थे। लिली जानबूझ करके वो सामान लेकर के पहुंच जाती है उनके पास, जिसे देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि वही गर्ल है जो कि ई सिंह के साथ इंटीमेट हुई थी। अब यहाँ पर वो लोग तुरंत ही ई सिंह को कॉल करते हैं और बोलते हैं, जिस गर्ल को तुम ढूंढ रहे हो फाइनली वो हमें मिल गई है। ई सिंह जल्दी जल्दी उस गर्ल से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन गलती से वो छोयन से टकरा जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। वो छोयन को देखकर पहचान जाता है, अरे वही है जिसने कि पहले मुझसे पैसे लिए थे। वो छोयन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हालांकि छोयन हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर वहाँ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। स्टिल ई सिंह उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन छोयन मना कर देती है। गुस्से में ई सिंह उसे वापस से पैसे दे करके
के वहाँ से चले जाता है। उसे ऐसा लगता है कि छुई ने सब कुछ एक्टिंग कर रही थी उससे दोबारा पैसे लेने के लिए। छुई ने उससे रिक्वेस्ट किया था कि तुम मेरा जो वो ठेला है उसे मेरे पास ला दो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में तो ईसिंग उसे इग्नोर करने के लिए सोचता है, लेकिन फिर वो छोयन के ठेले को लेके आता हॉस्पिटल। तब तक पता चलता है कि छोयन वहाँ से जा चुकी है। अब वो समझ जाता है कि छोयन ने वापस से उसे धोखा दिया है। आफ्टर दैट वो उस गर्ल से मिलने के लिए जाता है। लिली ने छोयन की सुनाई हुई कहानी ईसिंग को सुना देती है और ईसिंग को 50% ट्रस्ट हो जाता है कि लिली ही वो गर्ल है जिसके साथ वो उस रात इंटीमेट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग छोयन को देखते हैं, वो अपने एडॉप्टिव पेरेंट के घर पहुँचती है। वो चाह कर के उन्हें बता नहीं सकती थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत ही बदमाश थे और वो लोग छोयन से हमेशा सिर्फ पैसे की डिमांड करते रहते थे। छोयन की मजबूरी थी, अभी जो पैसे थे उसके पास वो मजबूरन उसे अपनी एडॉप्टिव मदर को देना पड़ता है। अब उसके जो भी बचे हुए पैसे थे वो भी चले गए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे कैसे, क्योंकि एबॉर्शन कराना ज़रूरी था। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि कल तुम अंकल के पास चिकन डिलीवर करने के लिए चले जाना। अब वहाँ पर छोयन नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही ठरकी इंसान था और हमेशा उसे परेशान करते रहता था। अगले दिन जो लिली थी वो ईसिंग की तरफ से मिली हुई कार छोयन को शो ऑफ कर रही थी। छोयन को वो साथ लेके जाती है और उसे दिखाती है कि असल में ये मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। ये कार बहुत ही ज़्यादा महंगी है। छोयन भी सोचने लगती है कि लिली को अचानक से इतना अमीर बॉयफ्रेंड भला कहाँ से मिल गया। खैर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो लिली के लिए खुश थी कि चलो उसकी लाइफ सेटल है, इसे सच में इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया था। लिली कहती है अगले कुछ दिनों में वो परमानेंटली शहर शिफ्ट हो रही है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी करना चाहता है। छोयन उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और फिर अपने चिकन को लेकर के अंकल को डिलीवर करने के लिए चली जाती है। और इधर लिली ईसिंग को कॉल करके बोल देती है कि ठीक है वो उसके साथ उसके शहर जाने के लिए तैयार है। अब ईसिंग उसे लड़की के लिए उस शहर में रुका हुआ था। इधर छोयन अंकल को चिकन डिलीवर करने के लिए जाती है तो वो उसे बहुत ही परेशान करने लगता है, बहुत ही छेड़ने लगता है। छोयन खुद को बचाने का कोशिश कर रही थी। थैंकफुली जिस ग्रैंड मदर ने छोयन को अडॉप्ट किया था शुरुआत में, वो वहाँ पर थी और वो छोयन का हेल्प करती है। हालांकि वो बहुत ही बूढ़ी थी और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट का ज़रूरत था। छोयन के पास पैसे रहते नहीं थे जो वो शहर में ले जा करके उन्हें ट्रीटमेंट करा सके। ग्रैंड मदर छोयन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, वरना ये लोग उसे इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। छोयन वहाँ से बाहर निकलती है तो लिली वहीं पर रुक करके अभी ईसिंग से बात कर रही थी। छोयन के इधर आते ही वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। उसे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं ईसिंग को पता न चल जाए। वो छोयन को घर छोड़ती है। घर जाने पर एक डिलीवरी बॉय यहाँ पर छोयन का एडमिशन लेटर लेकर के आया हुआ था। उसकी माँ उस डिलीवरी बॉय से एडमिशन लेटर छीनने का कोशिश कर रही थी, बट थैंकफुली वो देता नहीं है क्योंकि आईडी कार्ड चेक करके ही उस इंसान को वो डिलीवर करना था। छोयन अपनी आईडी कार्ड दिखाती है और फिर वो जो डिलीवरी बॉय था छोयन को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर दे देता है, जिसे देख करके छोयन थोड़ा सा खुश होती है कि फाइनली वो अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट कर पाएगी। लेकिन उसकी मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, वरना घर पर भला पैसे कौन लेकर के आएगा। जैसे तैसे करके छोयन अपनी माँ से पीछा छुड़ा करके वहाँ से फरार हो लेती है। लिली से हेल्प मांगती है और उसे वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहती है। लिली भी सोच ही रही थी कि छोयन प्रेग्नेंट है, उसे कुछ ना कुछ करके तो बेबी को अबॉर्ट करना पड़ेगा, वरना अगर ये बात ईसिंग को पता चला तो फिर वो उसे ऑब्वियस सी बात है कि छोड़ ही देगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली जानबूझ करके छोयन को अपने घर लेकर के जाती है और उसकी सारी बात जानती है कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया। उससे जेलस होकर के वो पहले तो उसे नींद की दवा देती है। अब हमारी छोयन इतनी भोली भाली सीधी सादी थी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पर आँख बंद करके भरोसा कर रही थी। लिली की तरफ से दिया गया ड्रिंक वो पीती है और पीते ही बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर लिली अपना शैतानी चाल चलती है। जैसे ही छोयन बेहोश होती है पहले तो वो नाइफ लेकर के उसके फेस पर कट लगाती है, जिस वजह से कि छोयन अगली हो सके और ईसिंग से अगर वो मिले भी तो भी वो उसे पहचान ना पाए या फिर पसंद ना कर पाए। इसके बाद वो उसके एडमिशन लेटर को भी फाड़ देती है, जिस वजह से कि छोयन हमेशा के लिए गाँव में ही रह जाए और लिली ईसिंग के साथ रह सके। थोड़ी देर बाद छोयन को होश आता है तो वो अपना फेस देखती है, अपना फटा हुआ एडमिशन लेटर देखती है और समझ जाती है कि लिली ने ही ये सब कुछ किया है। उसकी माँ यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ गई थी। लिली ने उसकी माँ को इन्फॉर्म कर दिया था। छोयन यहाँ से जल्दी जल्दी निकलती है कि पहले वो शहर पहुँच जाए, फिर वो देखेगी कि आगे कॉलेज का क्या करना है। उसे अपने असली माँ बाप को भी ढूंढना था, इसी वजह से वो अपनी माँ से पीछा छुड़ाते हुए अपने बचपन की अंतिम निशानी लेकर के शहर पहुँच जाती है। उसकी माँ कमरे में अंदर आती है, तब तक छोयन वहाँ से बाहर निकल चुकी थी।
जैसे तैसे करके छुएन लिफ्ट लेते लेते शहर तो पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वो एक मंदिर में जाती है जहां पर कि उसे उम्मीद थी कि उसके पेरेंट उसे मिल सकते हैं। एक कपल से वो टकराती है। वैसे तो वो कपल उसके रियल पेरेंट्स थे, लेकिन वो भी काफ़ी सेल्फिश थे। वो लोग छोयन को एक मोटिव की वजह से अपने घर लेकर के जाते हैं। छोयन तो अपने असली माँ बाप से मिलकर के बहुत ही खुश थी और उसे ऐसा उम्मीद हो रहा था कि फाइनली अब उसकी लाइफ सुधर सकती है, वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकती है। उसके पेरेंट यहाँ पर शोयन को अपने फ़ायदे के लिए घर लेकर के जाते हैं। उन लोगों ने जानबूझ करके शोयन को बचपन में खो दिया था। अब वो गांव में ऐसे रही थी तो वो उन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, लेकिन उसे देखते ही इनका मेलो ड्रामा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। छोयन को घर लेकर के जाया जाता है। उसके पेरेंट्स उसे कमरे में लेकर के जाते हैं। छोयन मस्त खुश थी कि चलो उसे उसकी फाइनली फैमिली मिल गई है, लेकिन जो उसकी सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी अपनी फैमिली वालों पर कि आखिरकार वो लोग इस गांव की लड़की को क्यों लेकर के आ गए। वो तो चिकन पोप की तरह स्मेल कर रही है। उसकी फैमिली उसे समझाती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी हमें अपनी कंपनी को बचाने के लिए किस इंसान से सेट की थी, अब क्या तुम मरना चाहती हो। उसके 2 फियांसे तो ऑलरेडी मारे ही जा चुके हैं। अगर तुम्हें भी उसके मनहूस किस्मत में हिस्सा लेना है तो फिर ठीक है, हम लोग इस शादी को रोक नहीं सकते हैं, ऐसी वजह से हम लोग इसे लेके आए हैं। भले ही ये हमारी असली डॉटर है, लेकिन हम बस सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार उस इंसान से इसकी शादी हो जाए तो हमारा भी पीछा छूट जाएगा और हमारा वो डील भी पूरा हो जाएगा। इससे हमारी कंपनी भी बच जाएगी और हमें तुम्हें सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हम इसे कैसे न कैसे करके कन्विंस कर लेंगे। जीजी को ऐसा लग रहा था कि अगर शोए ने शादी करने से मना कर दिया तो बेवजह ही उसके जायदाद में हिस्सा लेने के लिए एक और लड़की आ जाएगी। उसके पेरेंट उसे जैसे तैसे समझा करके फ़िलहाल काम डाउन रहने के लिए कहते हैं। छोयन तक ये बात नहीं पहुंचना चाहिए। अगले दिन जो उसकी माँ थी वो इमोशनल ड्रामा करके यहाँ पर छोयन को कहती है, यू नो तुम्हारे डैड की कंपनी की कितनी बुरी हालत है, अगर तुम्हारी शादी किसी अमीर इंसान से हो जाती तो शायद हमें इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होता। छोयन सोच रही होती है कि क्या उसकी किस्मत वही है, यहाँ आने के बाद भी उसके पेरेंट वही कर रहे हैं, उसकी शादी किसी अनजाने इंसान से करा रहे हैं। वो उस इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए। यहाँ पर वो उन्हें जैसे तैसे करके बोल देती है कि नहीं, उसे शादी नहीं करना है फ़िलहाल। उसकी माँ सोचती है इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा, अगर वो शादी के लिए राज़ी नहीं हुई तो फिर कैसे ही हम यहाँ पर जीजी का पीछा उस इंसान से छुड़वाएंगे। छोयन की माँ अपने हस्बैंड से जाकर के ये सारी बातें कर रही थी। छोयन का डैड दिमाग लगाता है और छोयन की कमजोरी को ढूंढने का कोशिश करता है, जिसको लेकर के वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके छोयन को मना ही लेगा उस इंसान से शादी करने के लिए। छोयन यहाँ पर बाहर थी घर के अकेले। वो सोच रही थी कि वो क्या करे, उसके पास ना तो यूनिवर्सिटी का लेटर है और ना ही पैसे। तभी वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है और वो उसे जॉब ऑफर कर रही थी। छोयन को नहीं पता था कि शहर के लोग कितने चालाक होते हैं और वो तुम्हें तुरंत ही उल्लू बना सकते हैं। वो बेचारी भोली वाली लड़की उस वोमेन के साथ चली जाती है, लेकिन जब वो जॉब वाले प्लेस पर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि असल में ये तो एक क्लब है और छोयन को यहाँ पर सेल करने के लिए लाया गया था। ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर क्लब गर्ल्स की तरह ड्रेस पहनाया जाता है। छोयन ये काम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो वोमेन तो यहाँ पर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसे ज़बरदस्ती रेडी करके सेल करने के लिए लेके जाया जाता है। उसी क्लब में ईसिंग भी अपने ग्रैंडफादर से लड़ करके आया हुआ था, क्योंकि वो फोर्सफुली उसकी शादी कर रहे थे। छोयन ईसिंग को देखते ही पहचान जाती है और वो उससे मदद करने लगती है। ईसिंग मदद की हेल्प मांगने लगती है। ईसिंग यहाँ पर उसकी हेल्प नहीं कर रहा था तो छोयन उसे रिक्वेस्ट करती है कि उस रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हूँ तो मुझे इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हो। ईसिंग सोचता है छोयन को कैसे पता कि उस रात मैंने उस लड़की से क्या कहा था। वो छोयन को वहाँ से लेकर के जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे उसके दुश्मनों ने भेजा है, क्योंकि उस रात जो उस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था उसके दुश्मनों की तरफ से दिए गए वो लव डोज की वजह से ही हुआ था। दैट्स वाई वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के छोयन को इंटरोगेट कर रहा था। छोयन उसे कहती है मुझे किसी तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं भेजा है, लेकिन देखो तुम अगर मुझे यहाँ से सेफली नहीं निकालते हो तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारा कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था। अब इसी में यहाँ पर कन्फ्यूजन में होने लगता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। उसे तो इसी बात का डाउट था कि छोयन को उसके दुश्मनों ने भेजा है, और छोयन को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि इसे उसके बारे में क्या सोच रहा है। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी लिली यहाँ पर ईसिंग से बात करने के लिए आई थी।
वो शादी को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए कह रही थी। अब जब वो छुयन से मिला था तो उसके मन में डाउट होने लगा था कि लिली वही लड़की है या नहीं, क्योंकि वो उससे फेमिलियर फील नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर लिली को डाउट होने लगता है कि ये सिंह अपना वादा क्यों बदल रहा है, उसने तो कहा था कि वो उससे शादी करेगा। तभी वहाँ पर छुयन आ जाती है। छुयन लिली को देख करके बहुत ही भड़क जाती है और लिली उसे देख करके चौंक जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ईसिंग को सच्चाई का पता ना चल जाए। वो यहाँ पर ईसिंग को बताती है कि असल में ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि गाँव से आई हुई है, इसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। छुयन गुस्से में यहाँ पर लिली को देखती है। लिली बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तब जाकर के छुयन को समझ में आता है कि लिली उसकी जगह जाकर के ईसिंग को ये बोल दी है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड की है, इसी वजह से ईसिंग ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। छुयन लिली को खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करोगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। इससे पहले कि छुयन और कुछ बोल पाती, लिली यहाँ पर ईसिंग के पास चली जाती है और उसे छुयन से प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। ईसिंग उसे रोक रहा था लिली को हर्ट करने से। छुयन ईसिंग पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने भी मुझे धोखा ही दिया है, तुमने भी मुझे डिसअपॉइंट ही किया है और तुम दोनों के चक्कर में मेरे ज़िंदगी खेल लग गए हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ईसिंग समझ नहीं पाता है कि आखिरकार छुयन क्या कहना चाह रही है। लिली यहाँ पर ईसिंग को डाइवर्ट करने का कोशिश करती है ताकि उसका ध्यान छुयन पे ना जा सके। इधर से वैसे ड्रेस में छुयन घर पहुंचती है तो उसकी बहन चीची सोच रही थी, ये तो इतनी अगली थी, ऐसे कपड़ों में तो ये काफ़ी सुंदर दिख रही है, कहीं यहाँ पर उस अमीर इंसान को इससे प्यार ना हो जाए। अगर वो इंसान मनहूस ना होता तो चीची ही ऑब्वियसली उस इंसान से शादी करने वाली थी। छुयन को ऐसे ड्रेस में देख करके वो मॉम डैड को कंप्लेन करने लगती है कि देखिए बाहर जा कर के क्या काम करके आई है। वो यहाँ पर उन्हें समझाने का कोशिश करती है कि आखिरकार क्या हुआ था। उसकी माँ तो चुप रह जाती है। छुयन यहाँ पर अपने डैड से बात करने जाती है और डैड को सारा बात समझाती है। उसके डैड उस पर ट्रस्ट करने की एक्टिंग करते हैं। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं जहाँ पर कि छुयन देख कर के चौंक जाती है। असल में उसके डैड ने उसकी ग्रैंडमदर को सेहत ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के आए हुए थे। वो ये देख कर के बहुत ही खुश हो जाती है। छुयन के डैड ने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया था। वो उसे कहते हैं कि देखो बेटा, मैं यहाँ पर ग्रैंडमदर का ट्रीटमेंट तो करा दूँ, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी तो खुद ही बैंकरप्ट हो रही है, हमारे पास तो खुद ही पैसे नहीं है। इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम उस इंसान से ही शादी कर लो। अगर तुम उस इंसान से शादी कर लोगी ना तो फिर हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट कराना तो बहुत ज़रूरी है, उन लोगों ने मुझे गोद लिया था। वो अपने डैड के बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, उसके डैड जिस इंसान से भी चाह रहे हैं वो उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार है। उसके डैड यही तो चाहते थे, इमोशनल ब्लैकमेल करके फाइनली वो अपना बात मनवा लेता है। इधर दूसरी तरफ ईसिंग के ग्रैंडफादर भी उसकी तबीयत खराब होने का बहाना करके उसे शादी करने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। ईसिंग शादी करने से मना कर रहा था क्योंकि पिछली 2 बार वो शादी कर चुका था और उसकी दोनों फियांसे अब इस दुनिया में नहीं थी। हालांकि ये बस एक कोइंसिडेंट और एक्सीडेंट था जिस वजह से उन दोनों का डेथ हुआ था। स्टिल ईसिंग को सारे काफ़ी मनहूस ही समझ रहे थे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, तुम एक मौका यहाँ पर दे दो, अगर तब भी इस गर्ल के साथ तुम्हारी नहीं पटी या फिर इससे कुछ हो गया तो फिर हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। आफ्टर दैट वो छुयन के घर बहुत सारे डाउरी भेज देते। इतने सारे पैसे और गिफ्ट्स को देख करके जीजी के मन में लालच आने लगता है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्या मैं ही उस इंसान से शादी कर लूँ। उसकी माँ यहाँ पर समझाती है, पागल हो गई हो क्या, भले ही ये इंसान इतना अमीर है लेकिन कितना मनहूस है तुम्हें पता नहीं है, इसके 2 के 2 फियांसे अब इस दुनिया में नहीं है। तभी तो हमने यहाँ पर छुयन को लेकर के आया है ताकि उस मनहूस रिश्ते से तुम्हारा पीछा छोड़ सके। हम तुम्हारे लिए इसी की तरह अमीर इंसान का रिश्ता ला देंगे, लेकिन तुम्हें ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मुश्किल से हमने यहाँ पर छुयन को मनाया है उस इंसान से शादी करने के लिए और अब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इधर छुयन हॉस्पिटल में ग्रैंडमदर का ख्याल रख रही थी। वो उसे बताती है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडमदर खुश हो जाती है। छुयन हॉस्पिटल से घर आती है तो देखती है कि अपने आप यहाँ अचानक से जो है जीजी को पैर में चोट लग गया। अब सारे ही यहाँ पर ये देख रहे थे कि जीजी ने शादी करने के लिए बोला यहाँ पर ईसिंग से और उसे चोट लग गया। तब जाकर के जीजी को भरोसा होता है कि सच में ईसिंग मनहूसी है, छुयन को ही मरने देते हैं, मैं तो उससे शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती। जब से छुयन ने ईसिंग से शादी करने के लिए हाँ कहा था तब से उसके साथ भी छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी जिसमें कि उसको चोट लगते रहता था, लेकिन
छोयन इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस नहीं करती है और उन्हें कोइंसिडेंस समझ करके इग्नोर कर देती है। आफ्टर दैट हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सारे गेस्ट वगैरह आए हुए थे। छोयन यहाँ पर अपना फेस कवर करके आई हुई थी। ईसेंग यहाँ पर शादी के लिए आता है, उसे नहीं पता था उसके सामने कौन सी दुल्हन है। शादी वादी का रिचुअल सारा स्टार्ट होता है और गलती से जो छोयन का घूंघट था वो नीचे गिर जाता है। छोयन ने बहुत ही अगली मेकअप किया था, या फिर ये कहा जाए कि उसके घर वालों ने जानबूझ करके छोयन का इतना अगली मेकअप किया था। उसे देख करके बेचारे ग्रैंडफादर को तो दौरे ही पड़ने लगते हैं। अब ये देख करके ईसिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाने का कोशिश करता है, लेकिन छोयन उन्हें रोकते हुए कहती है कि ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए फर्स्ट एड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जा करके ग्रैंडफादर को देती है, जिस वजह से कि वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो पाते हैं। और तब तक फैमिली डॉक्टर भी आ गया था। ग्रैंडफादर छोयन के टैलेंट से इम्प्रेस हो जाते हैं। शादी वादी के बाद उसे घर लेकर के जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं उसने इतना घटिया मेकअप क्यों किया है, तो बताती है कि जीजी ने, यानी मेरी बहन ने, तो मुझे ऐसा ही मेकअप करने के लिए कहा था। ग्रैंडफादर यहाँ पर समझ जाते हैं कि छोयन को बेवकूफ़ बनाया गया था। वो अपने तरफ से उसे रेड एनवेलप दे देते हैं। छोयन यहाँ पर ईसिंग को देखते ही पहचान जाती है, ये तो वही बंदा है। अब वो नहीं चाहती थी कि उसे इस बात का अंदाज़ा मिले कि उस रात वो उसके साथ थी। इसे मुझसे वो पैसे ले लेता है, और छोयन सोच रही थी कि कितना स्टिंगी है, इसके पास इतने पैसे हैं, ये पैसे मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के काम आ सकते थे, या फिर ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के काम आ सकते थे। अब उसने शादी कर ली है तो वो ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए डैड से तो पैसा नहीं ले सकती है ना। इधर ग्रैंडफादर जो थे वो चाह रहे थे कि ईसिंग और छोयन के रिलेशनशिप ठीक हो जाए। तभी छोयन अपना मेकअप रिमूव करके आती है, वो काफ़ी प्रेटी थी। ग्रैंडफादर कहते हैं फेस पर तुम्हारे चोट के निशान कैसे हैं। छोयन कहती कुछ टाइम पहले मुझे गलती से चोट लग गया था। ग्रैंडफादर यहाँ पर उसे डॉक्टर को बुलाते हैं और उसे क्रीम देते हैं लगाने के लिए। अगले 1 महीने में जो छोयन का दाग है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाला था। छोयन यहाँ पर उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बोलती है। ग्रैंडफादर कहते कि बस इतनी सी बात, तुम्हारे तो मार्क्स भी बहुत अच्छे, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतज़ाम करता हूँ। ये सुन करके छोयन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो, उसने सही इंसान से शादी किया है, कम से कम उसके घर वाले इतने सपोर्टिव हैं ताकि छोयन आगे स्टडी कर सके। यहाँ पर कॉलेज में कॉल करते हैं और सारा सिचुएशन समझाते हुए कहते हैं कि छोयन का एडमिशन लेटर खो चुका है, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास भी तो होंगे ना, वो हमारे घर की बहू है, उसका एडमिशन ले लेने के लिए। अब जो वहाँ का प्रिंसिपल था वो इतने अमीर घराने से आए कॉल को अटेंड करते ही खुश हो जाता है और छोयन के एडमिशन को अग्री कर जाता है। घर का बटलर छोयन को घर के रूल्स रेगुलेशन समझाता है, और यहाँ पे ग्रैंडफादर की तरफ से उन्हें कार्ड दिया गया था उसके खर्चे के लिए, वो भी छोयन को देता है। छोयन बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद लिटरली उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। वो हॉस्पिटल अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बिल्स पे करती है। बाहर पानी लेने के लिए निकलती है तो वो यहाँ पर लिली से टकराती है। लिली को वो बिल्कुल देखना नहीं चाह रही थी। छोयन से वो कहती है कि ड्रामा क्या कर रही हो, तुम्हें में औकात नहीं था ईसिंग को इस बात का सच्चाई बताने का कि उस रात तुम उसके साथ थी, वैसे भी तो तुम उसे बताने नहीं वाली थी, अगर मैंने ये बता दिया तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लिली को आज पता चला था कि असल में वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती है। छोयन उसे कहती है मुझे लड़के में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ईसिंग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, तुमने मेरे यूनिवर्सिटी के पेपर्स फाड़े, तुमने मेरी शक्ल को अगली किया और तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। लिली यहाँ पे ग्रैंड मदर को लेकर के छोयन को धमकी देती है कि अगर ईसिंग को कभी पता चला कि वो गर्ल है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था तो वो ग्रैंड मदर को परेशान करेगी। छोयन कह रही अगर तुमने ग्रैंड मदर को हाथ भी लगाया ना तो मैं ये सीक्रेट ईसिंग को बता दूंगी, और तुम्हें अच्छे से पता है, तुम चाहे जितनी भी मेरी नकल कर लो, कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल मेरे और ईसिंग के बीच उस रात हुई थी और वो तुम्हें नहीं पता है और ना ही पता चलने वाली है। जिस दिन मैंने ये सारी बातें ईसिंग को बता दी ना तो वो तुम्हारा क्या करेगा तुम अच्छे तरीके से जानती हो। दोबारा अगर ग्रैंड मदर के आसपास भी तुम दिख गए ना तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। लिली सोचने लगती है छोयन का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है तो फिर वो ईसिंग का दिल कैसे जीतेगी। सिर्फ गर्लफ्रेंड बन करके तो वो उसके साथ अमीरों की ज़िंदगी नहीं जी सकती है। छोयन वापस से ग्रैंड मदर के पास जाती है। ग्रैंड मदर पूछती है क्या हुआ, लिली से तुम्हारा लड़ाई हो रहा था क्या। छोयन उसे सारी बात नहीं बताती है, सिर्फ इतना बताती है कि हाँ अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है और वो अच्छी लड़की नहीं है, अगर वो आकर के आपसे बात भी करे ना तो आप उससे बात मत करना।
दूसरी तरफ हम लोग छोयन को देखते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब अपना रेस्टोरेंट में कर रही थी। वहाँ पर वो वापस से अपना चिकन कुक करने के लिए जाती है। ईसिंग और लिली उसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आए हुए थे। एज यूजुअल ईसिंग को किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं पसंद आ रहा था और यहाँ पर जब छोयन उसे वो चिकन बना करके देती है तो उसे वो गांव वाले रेस्टोरेंट का टेस्ट याद आता है और उसे वो चिकन काफ़ी पसंद आने लगता है। वो यहाँ पर उस कुक से मिलना चाह रहा था लेकिन छोयन अभी अपना काम करके वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी। जो वहाँ का मैनेजर था वो छोयन को पार्ट टाइम जॉब करने के बदले अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि इसे को उसका खाना बहुत ही पसंद आ रहा है। छोयन ये डील मान जाती है, सोचते हुए कि वो कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लेगी ताकि ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे भी आते रहे। वो इसी तरीके से तो ईसिंग के पैसे हमेशा नहीं खर्च कर सकती ना। आफ्टर दैट वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ग्रैंडफादर भी नज़र रखे हुए थे। छोयन वहाँ पहुँचती है, वो मोस्टली मास्क ही पहना करती थी। वहाँ एक सीनियर से मिलती है जो कि उसे उसके सेक्शन की तरफ लेके जाता है, लेकिन वो जानना चाहता था कि छोयन ने इतना टफ फील्ड क्यों चूज किया। उस फील्ड में तो मोस्टली लड़के भी नहीं जाना चाहते। अब छोयन क्या ही बताए कि वो मोस्टली चिकन को किल करके इन सारी चीज़ों में इतना नॉर्मल हो चुकी है कि उसे अब यही सारी स्टडीज़ करना अच्छा लगता था। अपने आज के क्लासेज वगैरह वो जल्दी ही फिनिश करना चाहती थी। आज उसका कॉलेज का डे 1 जो था उसे वहाँ से लेकर के जाया जाता है। एक उनका काफ़ी अच्छा सीनियर जो था, जो काफ़ी टैलेंटेड था, आज यहाँ पर स्पेस देने के लिए आने वाला था। छोयन सारे बच्चों के साथ उस हॉल में बैठे हुई थी। सामने ईसिंग को देख करके चौंक जाती है। उसने ईसिंग को नहीं बताया था कि वो कॉलेज में एडमिशन ले ली है या फिर कॉलेज में जा रही है। ईसिंग यहाँ पर छोयन को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसकी वाइफ ही है। अब यहाँ पर वो उसे उस समय तो नहीं कहता है, लेकिन मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसे मिलने के लिए ज़रूर बुलाता है प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पर कि छोयन को नहीं पता था कि आखिरकार उसे क्यों बुलाया गया है। वो वहाँ पर पहुँचती है तो छोयन प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हुए कहता है कि आपके कॉलेज का क्राइटेरिया इतना गिर गया है कि आप लोग पैसे एक्सटॉर्शन करने वाले लोगों को भी अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं। जब यहाँ पर ईसिंग की तरफ से कंप्लेन जाता है तो प्रिंसिपल मजबूरन में छोयन का जो ये था एडमिशन लेटर था उसे कैंसिल करने के लिए बात करने लगते हैं। छोयन यहाँ पर ईसिंग को समझा भी नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसने पैसे क्यों डिमांड किए थे। छोयन ईसिंग के कार को रोक करके उससे डिस्कस करने का कोशिश कर रही थी कि वो उसका एडमिशन लेटर नहीं कैंसिल कर रहा है। इस चक्कर में कार के पीछे भागने के चक्कर में उसके पैर में चोट लग जाता है। ये देख करके ईसिंग उसे इग्नोर करके नहीं जा पाता है और फिर उसे एट द एंड रुकना ही पड़ता है। छोयन के पैर से बहुत खून निकल रहा था, वो उसे वहाँ से जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। छोयन उससे बात करना चाह रही थी अपने एडमिशन लेटर के बारे में। जब छोयन यहाँ पर ईसिंग के करीब थी तो उसे काफ़ी फेमिलियर फीलिंग आ रही थी, बट स्टिल उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था वो तो लिली है, तो वो छोयन से इतनी फेमिलियरिटी क्यों फील कर रहा है। हॉस्पिटल ले जा करके यहाँ पर छोयन के पैर का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जहाँ पर कि वो अपनी दादी के डॉक्टर से मिलती है। उन दोनों के बीच अच्छी खासी बातें होने लगती है। ये देख करके ईसिंग को जेलसी होने लगता है और वो उस डॉक्टर से पूछने लगता है कि वो छोयन को कैसे जानता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि असल में इसकी ग्रैंड मदर यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है और ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए छोयन आते रहती थी। तब वो दोनों के बीच आपस में बातचीत हुआ था। छोयन की ऐसी पैर की हालत देख करके उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है क्योंकि छोयन के लाइफ के बारे में उसे अच्छे तरीके से पता था। छोयन का पैर वैर का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ईसिंग ने यहाँ पर गार्ड्स बुला लिए थे छोयन को घर लेकर के जाने के लिए। छोयन कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो इन चीज़ों को खुद ही हैंडल कर सकती है। ईसिंग उसे कहता है कॉलेज जाना है ना, तुम्हें जाना है या नहीं जाना है, तो फिर चुपचाप गार्ड्स के साथ जाओ। जो दोनों गार्ड्स थे वो छोयन को वहाँ से लेकर के जाते हैं। ईसिंग यहाँ पर छोयन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन डॉक्टर पूछता है तुम इससे कैसे मिले। ईसिंग कहते हैं ग्रैंडफादर ने मेरी शादी से ज़बरदस्ती कराई है। डॉक्टर फिर उसे बताता है ये बेचारी बहुत ही ज़्यादा बेचारी है। बचपन में इसके माँ बाप खो गए थे, गाँव की ग्रैंड मदर ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके अडॉप्टिव पेरेंट भी बहुत ही बुरे थे, हमेशा छोयन को परेशान करते रहते थे, उससे पैसे ऐंठते रहते थे। तब जाकर के ईसिंग को समझ में आता है कि छोयन क्यों ही उससे पैसे ऐंठ रही थी, क्योंकि इसके घर वाले इसे परेशान करते रहते
होंगे। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे बताता है ये बहुत ही इनोसेंट एंड स्वीट लड़की है, ये ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करती थी। अब यहाँ पर ईसिंग को छुएन के बारे में सुनकर के थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि इस बेचारी की लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल रह चुकी है। अब वो डिसाइड करता है कि वो उसका कॉलेज का एप्लीकेशन लेटर नहीं कैंसिल कराएगा। जो भी है वो उसकी वाइफ है, अगर वो शांति से पढ़ना चाहती है तो वो उसे पढ़ने देगा। उस रात जो कुछ हुआ था उस बारे में भी पता लगाने के लिए उसने अपने डॉक्टर फ्रेंड को बोला था। यहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड इस बात पर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इनकी बॉडी का भी चेकअप वगैरह चल रहा था कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था। उधर दूसरी तरफ छुएन जो थी अपना वापस से क्लासेस अटेंड करके घर पहुँचती है। काफ़ी टायर्ड थी, जो डॉक्टर ने उसे फेस पर लगाने के लिए क्रीम दिया था जल्दी जल्दी क्रीम लगा करके वो सोने लगती है। उसे नहीं लगा था कि ईसेन यहाँ घर पर आने वाला है, क्योंकि वो ग्रैंडफादर के साथ ही रहा करता था। लेकिन जैसे ही रात में उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही होती है तो वो बाहर देखने के लिए चली जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो तो अकेले यहाँ रह रही है, तो यहाँ कौन आ गया। ईसेंग छुएन को यहाँ देख कर के उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। छुएन भी अब काफ़ी चालाक हो गई थी, वो तुरंत ही ग्रैंडफादर को फ़ोन लगा देती है और कंप्लेन करने लगती है कि ग्रैंडफादर देखिए, ईसेंग मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ईसेंग को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों पति पत्नी हो तो चुपचाप एक साथ एक घर में रहो, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। मजबूरन यहाँ पर ईसेंग को छुएन को उसके फ्लैट में रखना पड़ता है। फ़ोन रखते ही छुएन अपना फ़ोन लेकर के चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। यहाँ पर ईसिंग भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन छुएन अपना सेकंड क्लास अटेंड करने के लिए गई थी। उतने सारे लड़कों में वो अकेले लड़की थी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में उसे जॉब करना था। वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रही थी और उसे बिल्कुल भी ये देख करके अजीब नहीं लग रहा था। क्लासेस कंप्लीट करके वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है। उसे चिकन बना करके डिलीवर करने का जॉब मिला था। छुएन जिस कंपनी में डिलीवर करने के लिए जाती है तो सामने ही देख करके चौंक जाती है कि वो तो ईसिंग का ऑर्डर था। उसे बात पता नहीं था और ईसिंग छुएन को देखते ही पहचान जाता है। उस टाइम मीटिंग चल रहा था तो वो छुएन को वेट करने के लिए बोलता है। छुएन वहीं पर थोड़ी देर वेट करती है। बाकी मीटिंग खत्म होने के बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ईसिंग छुएन से कहता है तुम्हें पैसे नहीं मिले जो तुम ये सब कुछ कर रही हो। इस छुएन उसे कहती है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे पैसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकती ना, जब मेरे पास टैलेंट है तो मैं टैलेंट का भी इस्तेमाल करूँगी ही। ईसिंग यहाँ पर उसके पैर का फिक्र करते हुए कहता है कि चलो मैं वापस से तुम्हारा चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। लेकिन छुएन कहती है नहीं, वो ठीक हो चुकी है, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ईसिंग को उसके डॉक्टर फ्रेंड का बात याद आता है और वो ज़बरदस्ती छुएन को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जहाँ पर कि जब उसका डॉक्टर फ्रेंड छुएन का चेकअप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, ईसिंग उसे रोक देता है। ये बंदा जेलस हो रहा था, बस ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका ट्रीटमेंट वगैरह होता है। छुएन को पता चलता है कि ईसिंग नींद की दवा ले रहा है। वो उसे मना करती है और कहती है तुम मेरा चिकन सूप ट्राई करके देखो, तुम्हें ज़रूर ही अच्छा लगेगा। उसके वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर फ्रेंड ईसिंग को बताता है कि असल में उसके दुश्मनों ने उस रात उसे लव डोज दिया था, जिस वजह से कि ईसिंग छुएन के साथ इंटीमेट हुआ था। लेकिन ईसिंग को ऐसा लगता है आखिरकार उसकी बॉडी लिली को लेकर के नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो पा रही है। एक बार तो वो उसके साथ इंटीमेट हो चुका है। जिन भी दुश्मनों ने ईसिंग के साथ ऐसा किया था वो तो उसे नहीं छोड़ने वाला है। और उसका फ्रेंड कहता है बेचारों की अब तो सामत आ ही गई है। इधर दूसरी तरफ छुएन को उसकी फैमिली ने डिनर पर बुलाया हुआ था। अब वो लोगों को ईसिंग को भी फैमिली डिनर पर बुलाना था ताकि बिजनेस का फ़ायदा हो सके। अब जीजी को ईसिंग को देख करके लालच आ रहा था कि छुएन तो जिंदा है, ठीक है, अगर मैं ईसिंग से शादी कर लेती तो मैं भी ठीक होती और अमीरों की ज़िंदगी जी रही होती। छुएन वहाँ पर पहुँचती है, इमोशनल ड्रामा करके उसकी फैमिली से कहती है अब तुम्हारी शादी को कुछ दिन हो चुके हैं तो तुम्हें ईसिंग को लेकर के आना चाहिए था ना, कि तुम यहाँ पर उसे लेकर के आओ हमारे घर डिनर वगैरह करने के लिए, वो हमारे घर का दामाद जो है। अब छुएन ये सोच रही होती है कि वो ईसिंग को कैसे मनाएगी और ऊपर से छुएन के अगली फेस को देख करके तो जीजी मनी मन खुश हो रही थी कि ईसिंग तो कभी किसी हालत में छुएन को पसंद नहीं करेगा, यानी उसका अभी चांस है, वो चाहे तो यहाँ पर ईसिंग को पटा सकती है। वो चाहती थी कि बस ईसिंग एक बार फैमिली डिनर पर आए तो फिर वो अपनी ब्यूटी का जादू तो चला ही देगी। और उसके फादर तो बिजनेस का प्रॉफिट देख रहे थे।
डरते डरते छुएन यहाँ पर ईसिंग को कॉल करती है और उसे कहती है असल में मेरे फादर ने तुम्हें फैमिली डिनर पर बुलाया है। ईसिंग सोचता है अब उस फैमिली को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, उसने छुएन को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है। यही सोचते हुए वो फैमिली डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। छुएन अपना मेकअप वेकअप करके ईसिंग के साथ जाती है। वो सोचता है इतनी सुंदर है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये ऐसे अपना फेस कवर करके क्यों रहा करती है। वो उसे फैमिली डिनर पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि छुएन की फैमिली तो ईसिंग को देख के बहुत ही खुश थी, लेकिन ईसिंग ये दिखा रहा था कि उसके और छुएन के रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। साथ में वो लोग खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। जीजी जानबूझ करके ईसिंग के ड्रेस पर जूस गिरा देती है, जिसकी वजह से कि उसे चेंज करने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है। ये सब कुछ जीजी का प्लान था। चोयन ईसिंग को कमरे में लेकर के जाती है, वहाँ पे ड्रेस चेंज कर सके वो। थोड़ी ही देर में उसका सेक्रेटरी ईसिंग का ड्रेस लेके आने वाला था, तभी कमरे में धीरे से जीजी आती है। उसे ऐसा लगा था कि शायद सेक्रेटरी या चोयंग होगा, लेकिन जीजी यहाँ पर खुद को ड्रेस करते हुए ईसिंग को सेड्यूस करने का कोशिश करती है। वो उस पर काफ़ी भड़कने लगता है। तभी चोयंग यहाँ पर कमरे में आ जाती है, देखते ही वो जीजी को धक्का दे देती है। तब तक उसके पेरेंट भी आ जाते हैं। वो लोग छुएन पर ही ब्लेम देने लगते हैं और कहते हैं असल में छुएन की ही गलती है, उसने गलती से तुम्हें जीजी के कमरे में भेज दिया था, जीजी को थोड़ी ही पता था कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन ईशम तो समझ ही रहा था कि असल में जो जीजी है वो क्या करना चाह रही थी। फिर भी वो उसकी फैमिली को ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसका सेक्रेटरी भी ईसिंग का ड्रेस लेकर के यहाँ पर आ जाता है। छुएन को वो वहीं रुकने के लिए कहता है ताकि वो ड्रेस चेंज कर सके। छुएन सोचती है वैसे ये बंदा भले ही उम्र में उससे बड़ा है, लेकिन है काफ़ी हॉट। ड्रेस वगैरह चेंज करके वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। छुएन पर उसकी फैमिली ब्लेम डाल रही थी और ईसिंग को कह रही थी कि कोई बात नहीं, तुम फिर कभी डिनर करने के लिए आ जाना। अब यहाँ पर ईसिंग के वहाँ से जाने के बाद वो लोग छुएन को कहते हैं कि कैसे भी करके तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसे मनवाओ। अगर यहाँ पर जीजी के बारे में उसे सच्चाई पता चल गई तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के नाम पर वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वो यहाँ पर मान जाती है। रास्ते में वो ईसिंग से उसके बारे में बात करने का कोशिश करती है, तो ईसिंग गुस्सा होकर के उसे कार से बाहर निकाल देता है, ये सोचते हुए कि कहीं ये भी तो उसकी फैमिली की तरह ही नहीं है। छुएन भी उसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है, तभी वहाँ पर जीजी के या फिर उसकी फैमिली की तरफ से भेजे गए गुंडे छुएन को परेशान करने के लिए आने लगते हैं। ये देखते ही ईसिंग यहाँ पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह छुएन को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है। और यहाँ पर हमारा सीज़न 1 ख़त्म कर दिया जाता है। आई नो आपको भी लग रहा था कि इतना होने के बाद ये इस कहानी का सीज़न 1 ही कैसे है, लेकिन आई होप कि जल्दी ही इस कहानी का सीज़न 2 आए, ताकि यहाँ पर हमें लिली की असलियत के बारे में भी पता चल सके। चलिए, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।